नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क कानूनी मामले की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये केस है हॉफमैन लारोश बनाम सिप्ला और मुद्दा जुड़ा है कैंसर की दवा एर्लोटिनिब के पेटेंट विवाद से। जी हाँ। हमारे पास इस केस से जुड़े अदालती फैसलों के मतलब दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज और फिर डिवीजन बेंच के फैसलों के कुछ अंश हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन, हमारी कोशिश ये है कि इस लैंडमार्क केस के जो मुख्य पहलू हैं उनको समझें। जैसे पेटेंट की वैलिडिटी का सवाल, भारतीय पेटेंट कानून का वो मशहूर सेक्शन धारा 3D और सबसे बढ़कर जीवन रक्षक दवाओं के संदर्भ में पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक हित का जो सवाल है। सही कहा। ये केस फार्मास्यूटिकल पेटेंट एनफोर्समेंट मतलब पेटेंट लागू करवाने के तरीकों को समझने के लिए भारत में बहुत क्रूशल है। बिल्कुल। और ये मामला भारतीय पेटेंट कानून, खासकर जो 2005 में संशोधन हुए उसके बाद उसकी सीमाओं को परखता है। यहाँ पर जो बड़ी दवा कंपनियां हैं उनके अधिकार और जो आम जनता है उनकी स्वास्थ्य जरूरतें, उनके बीच का जो एक तनाव है वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है जब रोश मतलब हॉफमैन लारोश और उनकी सहयोगी OSI फार्मास्यूटिकल्स, जिनके पास कैंसर की दवा एर्लोटिनिब का पेटेंट था, जिसका ब्रांड नाम टारसेवा था। हाँ, टारसेवा। पेटेंट नंबर था 196774। तो इन्होंने भारतीय कंपनी सिप्ला पर पेटेंट उल्लंघन, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का आरोप लगाया। हुआ ये था कि सिप्ला ने एर्लोटिनिब का अपना सस्ता जेनेरिक संस्करण एर्लोसिप लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। अच्छा। तो रोश और OSI ने कोर्ट में जाकर सिप्ला को रोकने के लिए एक अंतरिम निषेधाज्ञा मतलब एक इंटरम इंजंक्शन की मांग की, एक टेम्पररी रोक। हाँ, ये सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत होता है। ताकि केस चलने के दौरान नुकसान रोका जा सके। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये हुई, जैसा आपने शुरू में कहा, कि सिप्ला का बचाव सिर्फ ये नहीं था कि हमने उल्लंघन नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो पलटकर रॉश ओसी के पेटेंट की वैलिडिटी, उसकी वैधता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये पेटेंट ग्रांट ही नहीं होना चाहिए था। उनका पहला तर्क तो पेटेंट ग्रांट होने की असल तारीख को लेकर था, जिसमें उन्होंने सेक्शन 11A7 के प्रोवाइजो का हवाला दिया। ये थोड़ा टेक्निकल है, पर ये प्रकाशन और ग्रांट के बीच के समय में हुए उल्लंघन से सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन उनका दूसरा और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण तर्क था सेक्शन 3D का उल्लंघन। सेक्शन 3D, ये तो भारतीय पेटेंट कानून का एक बहुत ही चर्चित और विवादास्पद भी कह सकते हैं वो प्रावधान है। वही एंटी एवरग्रीनिंग वाला क्लॉज है ना? Exactly. बिल्कुल, एंटी एवरग्रीनिंग मतलब ये प्रावधान इसलिए है ताकि कंपनियां किसी जानी पहचानी दवा में छोटे मोटे बदलाव करके, जैसे उसका कोई नया रूप बनाकर, बार बार नया पेटेंट न लेती रहें, जब तक कि वो नया रूप उस जानी पहचानी दवा के मुकाबले कोई बेहतर थ्योरेप्यूटिक एफिकेसी यानी ज्यादा असरदार या बेहतर चिकित्सकीय प्रभावशीलता न दिखाएं। तो सिप्ला का कहना था कि एर्लोटिनिब, रोशी की जो दवा है, वो कोई नया आविष्कार नहीं है। हाँ, उनका तर्क था कि एर्लोटिनिब असल में एक पहले से ज्ञात पदार्थ मतलब नोन सब्सटेंस जेफिटिनिब, जो क्विनाज़ोलिन वर्ग का ही है, का एक डेरिवेटिव है। और रॉश OSI ने ये साबित नहीं किया है कि एर्लोटिनिब की एफिकेसी जेफिटिनिब से ज्यादा है। मतलब सेक्शन 3D की जरूरत कि आपको एनहांस्ड एफिकेसी दिखानी होगी, वो पूरी नहीं हुई। ओके, ये तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था पेटेंट के लिए। पर मामला यही नहीं रुका है ना, इसमें वो पॉलीमॉर्फ्स वाला एंगल भी आया। ये खुलासा किया कि रॉश का जो भारतीय पेटेंट था IN 774, वो असल में एर्लोटिनिब हाइड्रोक्लोराइड के पॉलीमॉर्फ A और पॉलीमॉर्फ B के एक मिक्सचर के लिए था। मिश्रण के लिए? जी हाँ, मिक्सचर के लिए। और उन्होंने रॉश के ही अमेरिकी पेटेंट UF 498 का हवाला देते हुए कहा कि ये मिश्रण तो टैबलेट बनाने के लिहाज से अस्थिर, अनस्टेबल था। अरे! और मजे की बात ये कि रॉश भारत में जो दवा बेच रही थी टारसेवा नाम से, वो इस मिश्रण वाली नहीं थी, वो असल में सिर्फ पॉलीमॉर्फ B थी। सिर्फ पॉलीमॉर्फ B? हाँ, और इस पॉलीमॉर्फ B के लिए रॉश OCI का एक अलग से पेटेंट आवेदन भारत में लंबित था। वो एप्लीकेशन नंबर था 715 del NP 2002। अच्छा, मतलब जिस चीज का पेटेंट था मिक्सचर, वो शायद बेच नहीं रहे थे या वो स्टेबल नहीं थी, और जो बेच रहे थे पॉलीमॉर्फ B, उसका पेटेंट अभी मिला नहीं था।
बिल्कुल। और सिप्ला ने इसी बात को पकड़ लिया। उन्होंने रॉश पर यह गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने पेटेंट फाइल करते समय और बाद में भी ये महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई, सप्रेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका ग्रांटेड पेटेंट मिक्सचर के लिए है, जबकि मार्केट में वो पॉलीमॉर्फ बी बेच रहे हैं जिसका पेटेंट अभी पेंडिंग है। और वो पॉलीमॉर्फ बी वाला एप्लीकेशन बाद में सेक्शन 3D के तहत खारिज भी हो गया था। बाप रे, तो बहुत बड़ा पेच है। मतलब जिस दवा टर्सेबो पॉलीमॉर्फ बी को बेचने से रोकने के लिए वो इंजंक्शन मांग रहे थे, शायद उसका पेटेंट प्रोटेक्शन उनके पास उस वक्त भारत में था ही नहीं। यही सिप्ला का मुख्य तर्क था कि जिस चीज का पेटेंट है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा, और जिसका उल्लंघन होने का दावा है उस पर पेटेंट ही नहीं है। तो इस सब पर अदालत का क्या रुख रहा? सिंगल जज ने और फिर डिवीजन बेंच ने क्या कहा? देखिए, अदालत ने, खासकर सिंगल जज ने, कई बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। पहली बात, उन्होंने ये दोहराया कि भारत में ट्रेडमार्क के विपरीत पेटेंट की वैलिडिटी का कोई स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन नहीं होता। मतलब सिर्फ पेटेंट ग्रांट हो जाने का ये मतलब नहीं कि वो हर हाल में वैलिड ही माना जाएगा, खासकर अंतरिम स्तर पर। उन्होंने सेक्शन 13(4) का जिक्र किया। सेक्शन 13(4)? हाँ, पेटेंट एक्ट का सेक्शन 13(4) कहता है कि एग्जामिनर द्वारा की गई जांच या पेटेंट ग्रांट होने से ये गारंटी नहीं मिलती कि पेटेंट वैलिड है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले बिस्वनाथ प्रसाद राधेश्याम का हवाला भी दिया, जिसमें यही सिद्धांत स्थापित किया गया था। अच्छा, तो कोई प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी नहीं है? नहीं। और कोर्ट ने माना कि सिप्ला ने पेटेंट की वैधता पर इन सब तर्कों के आधार पर एक क्रेडिबल चैलेंज पेश किया है। मतलब एक विश्वसनीय चुनौती दी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वो जानकारी छिपाने वाले आरोप पर, सप्रेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, उस पर भी अदालत ने बहुत सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि पेटेंट आवेदक से ये उम्मीद की जाती है कि वो पूरी और सच्ची जानकारी दे। इसे फुल डिस्क्लोजर या ड्यूटी ऑफ कैंडर कहते हैं। रॉश द्वारा पॉलीमॉर्फ बी से जुड़ी जानकारी ना देना और ये दावा करना कि उनका पेटेंट पॉलीमॉर्फ बी को भी कवर करता है, जबकि एप्लीकेशन अलग से पेंडिंग थी, इसे कोर्ट ने सही नहीं माना। ये पेटेंट एक्ट के सेक्शन 8 और सेक्शन 64(1) के M के तहत भी मुद्दा बन सकता है। तो पहला पिलर जो इंजंक्शन के लिए चाहिए होता है, प्राइमा फेसी केस, यानी पहली नजर में मजबूत मामला, वो रॉश के लिए कमजोर पड़ गया। बिल्कुल। कोर्ट ने माना कि पेटेंट की वैलिडिटी पर गंभीर सवाल उठने और जानकारी छिपाने के आरोपों के चलते रॉश एक मजबूत प्राइमा फेसी केस नहीं बना पाया है। और फिर वो कीमत वाला पहलू भी था ना। सिप्ला ने बताया था कि रॉश की टार्सिवा की कीमत करीब 4,800 रुपए प्रति टैबलेट थी। जी हाँ, लगभग 4,800 रुपए रोज का खर्चा, यानी महीने का 1.5 लाख के करीब। जबकि सिप्ला ने कहा कि उनकी जेनेरिक दवा एडलेसिव की कीमत 1,600 रुपए प्रति टैबलेट होगी। यानी करीब 1/3 कीमत, 1,600 रुपए बनाम 4,800 रुपए। ये तो कैंसर जैसी बीमारी के मरीजों के लिए जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और ये कीमत का अंतर एक बहुत ही निर्णायक बिंदु, एक डिसाइसिव फैक्टर बन गया, खासकर जब कोर्ट ने बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इररिपेरेबल इंजरी के सिद्धांतों को देखा। तो क्या कोर्ट ने ये माना कि पेटेंट कानून में दवा की कीमत और पब्लिक इंटरेस्ट भी मायने रखते हैं? आमतौर पर तो पेटेंट धारक का अधिकार सर्वोपरि माना जाता है। यहीं पर यह केस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अदालत ने, खासकर सिंगल जज जस्टिस रविंद्र भट्ट ने, यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक हित और दवाओं की कीमत पेटेंट कानून के दायरे से बाहर नहीं है। उन्होंने पेटेंट एक्ट के सेक्शन 83 का हवाला दिया। सेक्शन 83 में पेटेंट के इस्तेमाल से जुड़े सामान्य सिद्धांत बताए गए हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि पेटेंट जन स्वास्थ्य की रक्षा करें और दवाएं उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। सेक्शन 83 ये तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाले प्रावधानों के पास है। किया जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग का आधार बनता है, जैसे कि दवा की जरूरत पूरी ना हो रही हो या कीमत बहुत ज्यादा हो। कोर्ट ने कहा कि भले ही ये मामला कंपल्सरी लाइसेंसिंग का नहीं है, लेकिन सेक्शन 83 में दिए गए सिद्धांत, खासकर पब्लिक हेल्थ और अफोर्डेबल प्राइसेस वाले, इंजंक्शन देते समय भी प्रासंगिक है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। बिल्कुल। कोर्ट ने फ्रांस के एक पुराने केस रूसवेल यूक्लिफ का भी जिक्र किया, जहां कोर्ट ने एक जीवन रक्षक दवा हार्ट कंडीशन के मामले में इंजंक्शन देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जनहित में दवा का उपलब्ध रहना जरूरी था। और फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले
ईबे इंक वी मेरिक्सचेंज का भी हवाला दिया गया। ईबे, उसमें तो पेटेंट इंजंक्शन के लिए 4 फैक्टर वाला टेस्ट बताया गया था ना? जी हाँ, वो 4 फैक्टर थे। 1 irreparable injury, 2 remedies at law inadequate, 3 balance of hardships और 4 public interest not deserved by injunction। जस्टिस भट्ट ने इस चौथे फैक्टर की इंजंक्शन से जनता के हितों का नुकसान नहीं होना चाहिए पर खास जोर दिया। मतलब कोर्ट ने माना कि रोश को इंजंक्शन देने से कैंसर के मरीजों को जो सस्ती दवा मिल सकती थी वो नहीं मिल पाएगी और ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। एग्जैक्टली। अदालत ने कहा कि जब मामला जीवन रक्षक दवाओं का हो और कीमत में इतना भारी अंतर हो तो पेटेंट धारक के एकाधिकार मोनोपोली वाले हित की तुलना में आम जनता की दवा तक पहुंच का सार्वजनिक हित अधिक महत्वपूर्ण आउटवे है। खासकर अंतरिम निषेधाज्ञा यानी इंटरिम इंजंक्शन के स्तर पर, जहां केस का फैसला अभी नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि अगर बाद में रोश केस जीत भी जाता है तो वो सिप्ला से डैमेजेस वसूल सकता है, लेकिन अगर सिप्ला को अभी रोक दिया गया और बाद में वो जीता तो मरीजों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला संक्षेप में? संक्षेप में सिंगल जज ने रोश ओएसआई की अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग खारिज कर दी। कारण थे, पहला, प्राइमा फेसी केस बनाने में विफलता, क्योंकि पॉलीमॉर्फ वाला मुद्दा था, जानकारी छिपाने का आरोप था और सेक्शन 3D के तहत वैलिडिटी पर सवाल थे। दूसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस सिप्ला के पक्ष में था क्योंकि मरीजों को सस्ती दवा मिल रही थी। तीसरा, इररेपरेबल इंजरी रोश से ज्यादा आम जनता को होती अगर रोक लगती। और सबसे बढ़कर सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट, सस्ती जीवन रक्षक दवा तक पहुंच के पक्ष में था। और डिवीजन बेंच ने भी इस फैसले को बरकरार रखा? हाँ, डिवीजन बेंच ने भी सिंगल जज के फैसले को सही ठहराया। हालांकि उन्होंने सेक्शन 83 की एप्लीकेबिलिटी पर थोड़ी अलग राय रखी, पर अंतिम नतीजे पर सहमत थे कि इंजंक्शन नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने भी माना कि पेटेंट की वैलिडिटी पर क्रेडिबल चैलेंज है और पब्लिक इंटरेस्ट एक रेलेवेंट फैक्टर है। तो इस पूरे केस से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? What are the key takeaways? देखिए, मेरे हिसाब से कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, भारत में सेक्शन 3D एक बहुत मजबूत प्रावधान है और कंपनियों को एनहांस्ड एफिकेसी साबित करनी होगी। सिर्फ नया रूप बना देना काफी नहीं है। दूसरी, पेटेंट आवेदकों से पूरी पारदर्शिता और फुल डिस्क्लोजर की उम्मीद की जाती है। जानकारी छिपाना बहुत भारी पड़ सकता है। तीसरी, भारत में पेटेंट की वैलिडिटी का कोई ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन नहीं है और उसे चैलेंज किया जा सकता है, खासकर इंटरिम स्टेज पर। और चौथी और शायद सबसे अहम, फार्मास्यूटिकल पेटेंट के मामलों में, खासकर जीवन रक्षक दवाओं के केस में, पब्लिक हेल्थ, अफोर्डेबिलिटी और पब्लिक इंटरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण विवेचन है जिन्हें अदालतें नजरअंदाज नहीं कर सकती। मतलब पेटेंट राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट के साथ बैलेंस करना होगा। बिल्कुल, ये केस इसी बैलेंसिंग एक्ट का एक क्लासिक उदाहरण है। तो सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। ये मामला और इसके जैसे दूसरे मामले, जैसे नोवार्टिस का ग्लाइवेक केस, ये दिखाते हैं कि दवा बनाने में जो इनोवेशन होता है उसे पेटेंट के जरिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि नई दवाएं आएं। हाँ बिल्कुल, इनोवेशन जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जरूरी दवाओं तक, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में, लोगों की पहुंच भी सुनिश्चित करनी है। अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो सवाल यह है कि समाज इन दोनों प्रतिस्पर्धी हितों, इनोवेशन को रिवॉर्ड करना और दवा को एक्सेसिबल बनाना के बीच सही संतुलन कैसे बनाए? ये लकीर कहाँ खींची जाए, इस पर सोचने की जरूरत है। बहुत सही सवाल है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है और ये बहस लगातार चलती रहेगी। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस महत्वपूर्ण केस की बारीकियों को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।